नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं चालू करूँगा चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अच्छा, जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ नाम का जो टॉपिक है ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है एंड ये डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ ये आपके फ्यूचर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फ्यू टॉपिक्स है जो रिलेटेड है इससे और वो बहुत मेन है, ताकि हमें अगर इनको सीख लेते हैं तो हमें जो इनके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वो हमें बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कौन से है वो टॉपिक। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे आता है परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज आपने पढ़ा, आपको पता ही होगा परसेंटेज क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे 2:3 दे दिया हमें, ठीक है। अब 2:3 दे दिया, हमें बोलेगा यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 2:3 है ना, 2:3 का मतलब होता है यहाँ पे हमें लिखना है इसको 2/3। याद रखना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब 3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो मेरे पास क्या आएगा? 200 आएगा अपॉन में 3। अब 3 का डिवाइड मैं 200 में देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं दिया 3 का डिवाइड 200 में, तो क्या आएगा? 3 6 18, फिर आएगा 3 6 18, ऐसे ही ये रिपीट होता रहेगा, मतलब 66.66% ऐसा आएगा। इस रेशियो से हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करी, जो है हमारे पास यहाँ पे 66.66%। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बताऊँ परसेंटेज के अंदर क्या होती है, जो यहाँ पे 66 है ना, वो तो हम ऐसे ही बोलेंगे 66, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे 66.66% बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 66.66%, गलत हो जाएगा। इन चीज़ का आप बेसिक ध्यान रखना। अच्छा, परसेंटेज की बात तो हो गई यहाँ पे। अब परसेंटेज इन रेशियोज़ का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब क्या होता है, जैसे परसेंटेज इन रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 5:2 है। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप करा था ना, वैसे ही हम यहाँ पे स्टेप करेंगे। 5:2 है, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई में 100। क्यों? हम रेशियो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 5 10 0। 50 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे 500 और 5 5 25, मतलब 250%। क्या आता है? 250%। उसी के साथ अगर मैं 3/5 को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 2 10 और 0, तो 3 0 0 और 3 2 6, 60%। यही तो आएगा। तो हमने इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करा। अब जब हमने इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं कह सकता हूँ 250% रेशियो 60% कह सकता हूँ ना। तो इसी का मतलब होता है परसेंटेज इन रेशियोज। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारे इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का। अब मैं सेकंड इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, वो है यहाँ पे मेरे पास। देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दे रखा है पहला कि 72% ऑफ 25, 72% 25 का। अच्छा, इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मानो एक क्लास है, उसके अंदर हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं, और उन बच्चों को हम लेके जा रहे हैं पिकनिक ट्रिप पे। अब पिकनिक ट्रिप में जाने के लिए फ़ीस तो लगेगी भाई, कि फ़ीस तो हमें चाहिए ना, तभी तो हम लेके जाएंगे। तो उसमें से क्या है, 25 बच्चों में से 72% बच्चों ने क्या दिया है? फीस दिया है। अच्छा, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे देखो, वो उसका कैसा स्टेप होता है। 72% है, 72% को आप ऐसे लिख लो कि 7 2। अब याद रखना, परसेंट को हटाने के लिए हम करते हैं डिवाइड बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें। और जो 25 है वो आप आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अच्छा, हम काटते हैं अब। 25 1 से 25 और 25 4 जा 100, पता ही है। 72 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, क्या आएगा? देखो 4 है यहाँ पे 72, मतलब कि 4 1 जा 4, 3 आ गया यहाँ पे 2, तो 4 8 32 हो गया ख़त्म।
मतलब जो 18 यहाँ पे जो आया ना चीज़, वही है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 18 क्या है, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, समझे, ये बात है। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास एक बाइक है 25,000 रुपीज़ की, मैं उसको ख़रीदने गया हूँ, बाइक को 25,000 रुपीज़ की है, पता नहीं वो कौन सी बाइक है जो 25,000 में मिल रही है, उसमें 20% रेट इंक्रीज़ हो गया, 20% रेट इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मैं क्या करूँगा, देखो 25,000 पहले तो मैं जो रेट है उसको लिखता हूँ 20 अपॉन में 100% को हटाने के लिए 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पे 25,000 मतलब 25,000। अच्छा, एक जीरो से ये जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, 2 को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 2500 से, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, 2 जीरो सा हो गया 2 0, 2 जीरो सा हो गया 0, 2 5 से हो गया 10, 2 सा हो गया 4 और 1 5, 5,000। मतलब कि ये 25,000 जो थे, 25,000 में मुझे और 5,000 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया रेट इसका। तो सिंपली 5,000 में 25,000 में क्या कर दूंगा, और प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगी वैल्यू, 30,000 आएगी ना। तो टोटल मेरे को वो बाइक पड़ेगी 30,000 की। अब 30,000 की आपको सेकेंड हैंड बाइक ले लो, वरना बोलो कि क्या 25,000 के अंदर कौन सी बाइक आने लग गई, 30,000 के अंदर कौन सी बाइक आने लग गई, है ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसी का, अगर यहाँ पे 20% इंक्रीज की बजाय आपको देते डिक्रीज हो रहा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, वो भी बहुत इजी है फाइंड करना। देखो वही सेम चीज़ है कि 25,000 की कोई बाइक है, आप एक्टिवा मान लो, चलो इसे, रेट उसका 20% डिक्रीज हो गया है। अच्छा, डिक्रीज हो गया है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करता है यहाँ पे इंक्रीज का, इंक्रीज से आपको एक चीज़ समझ में आ ही चुकी है शायद तक, कि अगर इंक्रीज की बात करेगी, इंक्रीज की अगर बात होगी तो वहाँ पे पैसे तो बढ़ेंगे हमारे, लेकिन अब जब डिक्रीज की बात हो रही है तो पैसे हमारे कम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, 20 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 100, क्यों, परसेंट को हटाया हमने, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 25,000, 1 2 3। अच्छा, इस जीरो से वाला जीरो कट हो गया, इस जीरो से वाला जीरो कट हो गया, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5,000। यहाँ पे जो भी 5,000 आया है ना, 5,000 के मैं क्या कर दूंगा, 25,000 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा उस बाइक का। तो यहाँ पे 25,000 माइनस 5,000 कितने की हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 20,000 की। ये चीज़ होती है इसमें, ठीक है। अब डिक्रीजिंग का भी हमें समझ में आ गया। चलो अब डिक्रीजिंग के पास मैं करता हूँ इंट्रोडक्शन नंबर 4। इंट्रोडक्शन का ये थर्ड पार्ट था, अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। जैसे है मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट फाइंड करने का जो टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपके एक्सरसाइज में इस चीज़ का ही। इसको आप अच्छे से सीखना, इससे पिछले भी जो मैंने अभी आपको करवाए टॉपिक वो भी आप सीखना, इसे भी अच्छे से सीखना। देखो यहाँ पे दे रहा फाइंड डिस्काउंट, सिंपली सी बात है, किसी दुकान पे आप गए, ठीक है, 500 की चीज़ थी, उसने आपको 400 में लगा दी वो चीज़, तो कितने रुपये का डिस्काउंट मिला आपको, 500 में से 400 सिंपली माइनस होगा, कितना आ जाएगा 100। और जो 100 आया है ना, ये हमारा डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। यही सेम चीज़ मैं अगर रेशो के अंदर परसेंटेज के अंदर दिखाऊं तो वो कैसे दिखाऊंगा, जैसे मेरे को दे दिया यहाँ पे 20% है ना, 20% को लिखते हैं हम यहाँ पे, 20% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है 500। क्या करूँगा, इस जीरो से वाला जीरो कट हो गया, इस जीरो से वाला जीरो कट हो गया, 2 को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, तो 2 0 से 0 और 2 5 से 10। यहाँ पे मेरे को कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे, मतलब 20 रुपीज़ का डिस्काउंट था ना। अच्छा सॉरी, डिस्काउंट मत लिखो यहाँ पे,
20% का डिस्काउंट तो मेरे को ऑलरेडी उसने बोला था कि दे रखा है मैंने, 5500 की चीज़ में 20% डिस्काउंट है। तो मतलब कि क्या होगा, मुझे 20% डिस्काउंट मिला है तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। ऐसे होता है ये क्वेश्चन। सही है, हाँ ठीक। अब इसी के अंदर मैं अगर बात करूँ, आपको एक्सेस के अंदर कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं जैसे आपको वैट लग गया, किसी भी चीज़ में VAT लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर GST लग गया, उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो होनी ही चाहिए कि अगर टैक्स लगेगा तो उस चीज़ की प्राइस कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है ना, ज़्यादा ही होगी जब टैक्स लग रहा है, अलग से कोई चार्जेस लग रहे हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, याद रखना VAT GST, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, जो कि अकॉर्डिंग टू सेलर होगी, वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेलर एंड अकॉर्डिंग टू अस, वो क्या चीज़ होगी, देखो जैसे कि इसी में समझा देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेलर और अकॉर्डिंग टू अस, और अकॉर्डिंग टू अस क्या चीज़ होगी, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस चैप्टर में दो चीज़ों की बात होगी, एक तो होगी CP की और एक होगी SP की। किस चीज़ की बात होगी, CP की बात होगी, एक होगी SP की बात होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, और SP को हम हिंदी को SP को हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने रुपए की वो चीज़ है, और सेलिंग प्राइस मतलब जो शॉपकीपर है वो हमें उस को कितने रुपए में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ 20, ठीक है, और सेलिंग प्राइस को मैं यहाँ पे लेता हूँ 15, तो कॉस्ट प्राइस मतलब 20 है और सेलिंग प्राइस वहाँ पे 15 है। अगर कोई शॉपकीपर उस चीज़ को लाया है 20 रुपये में और मुझे बेच रहा है 15 रुपये में, तो उसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस ही होगा, 5 रुपये कम होंगे उसके पास। तो ऐसे को हम बोलते हैं लॉस। इसमें क्या होगा, उसको लॉस होगा। यही सेम चीज़ अगर CP हो जाएगा यहाँ पे मेरा वही 20, लेकिन SP होगा मेरा यहाँ पे अब 30। शॉपकीपर वो चीज़ को लाया है 20 रुपये में, लेकिन हमको बेच रहा है वो 30 रुपीज़ में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट क्यों होगा हमारे पास यहाँ पे, वो इसलिए होगा क्योंकि वो चीज़ तो लाया है 20 रुपये में, लेकिन बेच रहा है हमें 30 रुपये में, तो 10 रुपये का उसने मुनाफा कमा लिया ना, तो इसलिए यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, इसी के रिलेटेड अभी और भी एक दो टॉपिक है जो है डिस्काउंट एट MP। जो डिस्काउंट मिलेगा ना हमें, वो MP पे मिलेगा। MP का मतलब सीधी सी बात है मार्केट प्राइस। आप दुकान पे गए, क्लॉथ के दुकान पे गए, ठीक है, आपको एक जीन्स पसंद आई, जीन्स पे जो टैग लगे होते हैं ना पैसे के, उसे ही हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जीन्स थी आपके पास 1500 की, उसमें जैसे कोई डिस्काउंट लगा दिया, 10% का डिस्काउंट लगा दिया, तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करना है जैसे 1500 की चीज़ है, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप फाइंड कर लेंगे कि कैसे, कितने रुपए का डिस्काउंट है, कितने रुपए में मिल रही है वो चीज़ मेरे को, समझ रही हो ना। हाँ, एक चीज़ मेरे को यहाँ पे एक और बतानी थी, जैसे यहाँ पे 100 की चीज़ थी ना, 100 का डिस्काउंट मिला, तो 500 से वो 100 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, 400 में मिल रहा है वो चीज़ मेरे को। ऐसे ही आप फाइंड करना, 1500 की चीज़ है, उसको 10% का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितने रुपीज़ का, जैसे यहाँ पे 100 था, उसमें कुछ और ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा, उसको आप माइनस कर देना, जो एक्चुअल प्राइस दे रखी थी 1500, उससे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। ऐसे हमें करना है। इतना हुआ, इतना होने के बाद अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपसे मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ, वो देख लीजिए फॉर्मूला कौन से है। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, देखो 3 चीज़ों की और बात होगी यहाँ पे। एक चीज़ की बात होगी यहाँ पे प्रिंसिपल की, एक होगी रेट की, एक होगा टाइम का। समझ रहे हो ना इन चीज़ को।
पी का मतलब हो जाए जो अमाउंट है आपके पास, अमाउंट मतलब हाँ जो अमाउंट है या फिर जो पैसे आपने जमा कराए कहीं पे, सपोज करो 10,000 है। रेट मतलब जो इंक्रीज होता है परसेंट या डिक्रीज होता है ना, उसको हम रेट बोलते हैं, हिंदी में से दर कहते हैं। तो रेट हो गया हमारे पास यहाँ पे 5% का। उसी के साथ साथ जो टाइम है वो हमें दे रखा है 1 साल, 1 ईयर। अगर आपको बोले कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो तो आप एक फॉर्मूला बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब SI शॉर्ट फॉर्म में, SI ऐसा ही है ना। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है P/R/T/100। समझे, ऐसे बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन में गिवन हो। साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन में गिवन ना हो ना, फिर भी हम लगा सकते हैं, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। अभी आप बेफालतू में कंफ्यूज हो गए उस चीज़ को लेके। एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब CI। कौन सा फॉर्मूला आता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का, CI। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे P × 1 + R/100, और यहाँ पे पावर में होता है टाइम इसके। कई कई जगह में यहाँ पे N भी लगा होता है, N का मतलब भी टाइम ही होता है, याद रखना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमें क्या फाइंड करके देता है, अमाउंट फाइंड करके देता है, अमाउंट फाइंड करके देता है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना इसी अमाउंट में से, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो CI होगा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से आप अमाउंट को माइनस कर दोगे प्रिंसिपल से, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड हो जाएगा। अब ये इसी पे आधारित नहीं रहता। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का, जैसे मानो ये 1 साल का था, ये था पर एनम का, ये 1 साल के अंदर में रहता। कभी कभार चाहता है 1.5 साल का निकालो, 1.5 साल का निकालो, कभी होता है 2.5 साल का निकालो, 3 साल का तो इसमें आ गया, 3.5 साल का निकालो। तो वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, जैसे दे रखा होगा हमें क्वेश्चन में हाफ ईयरली CI फाइंड करो हाफ ईयरली मेथड से, हाफ ईयरली। एक चीज़ तो आपको समझ में आई थी कि यहाँ में जो रेट R है उसका मतलब रेट था, P का मतलब प्रिंसिपल था, और T तो टाइम ही है। हाफ ईयरली में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, नो चेंजेस। जो रेट होता है वो आधी हो जाती है, जैसे 10% है ना, इसका आधा कितना होगा 5%। ठीक है, जो टाइम होता है वो हो जाता है दुगना। जैसे यहाँ पे मेरे को दे दिया कि 1.5 साल दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 1.5 साल का मैं क्या करूँगा, पहले तो इसे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस पर बनाऊँ, 2 × 2 2 + 1 3 3/2 मल्टीप्लाई करना है मेरे को हाफ से, डबल से, सॉरी डबल होगा ना, तो 2 से 2 कट गया तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 3। अभी 3 क्या है, 3 ईयर्स हो गया। ऐसे आएंगे हाफ ईयरली मेथड में। हाफ ईयरली मेथड में क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। पर एनम में मतलब जो ईयरली होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, उसका एज इट इज करना पड़ता है आपको। तो यही कुछ सिंपल टॉपिक्स थे और जो इंट्रोडक्शन में आए काम। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन के पार्ट्स समझ में आए होंगे। तो कुछ दिनों बाद से ही हम इसके जो भी थे क्वेश्चन, जो भी है इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन, वो हम करना चालू कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।